सोचिए, एक सुबह दुनिया जागे और पता चले कि उसकी सबसे जरूरी ऊर्जा धमनी, मतलब वो नस जो पूरी दुनिया को एनर्जी देती है, वो कट चुकी है। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर 2026 में ऐसा सच में हुआ था। तो चलिए आज उसी संकट की परतें खोलते हैं जिसने दुनिया भर के व्यापार को घुटनों पर ला दिया था। तो सवाल यही है कि जब दुनिया की सबसे जरूरी एनर्जी सप्लाई लाइन अचानक बंद हो जाए तो होता क्या है। फरवरी 2026 में दुनिया को इसका जवाब मिला। एक छोटा सा क्षेत्रीय संघर्ष, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट देखते ही देखते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक भूचाल ले आया। और इस सब की शुरुआत हुई पानी के एक बहुत ही पतले से रास्ते से, जिसे हम हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के नाम से जानते हैं। अच्छा, इस पूरे संकट की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये नंबर देखिए, 20%। पूरी दुनिया में जितना भी पेट्रोलियम इस्तेमाल होता है उसका 20%, मतलब कि हर 5 में से 1 बैरल तेल इसी एक रास्ते से गुजरता है। सोचिए जरा, पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई का इतना बड़ा हिस्सा एक पतली सी गली पर टिका हुआ है, और यही बात इसे दुनिया का सबसे ज्यादा जरूरी और खतरनाक एनर्जी चोक पॉइंट बनाती है। और देखिए, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। चोक पॉइंट का मतलब ही है एक ऐसी जगह जहां से निकलना मजबूरी हो। तो जाहिर है, जिसका भी इस रास्ते पर कब्जा हो गया वो एक तरह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में कर सकता है, उसे बंधक बना सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर वो चिंगारी कौन सी थी जिसने इस बारूद के ढेर में आग लगा दी। चलिए अब जरा उन घटनाओं की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं जिसने इस पूरे संकट को जन्म दिया। देखिए, माहौल तो 2025 से ही गर्मा रहा था जब न्यूक्लियर डील पर बातचीत फेल हो गई। लेकिन असली धमाका हुआ 28 फरवरी 2026 को। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया और ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। ईरान ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई, मिसाइलों से जवाब दिया और सबसे बड़ा कदम उठाया, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर अपने कंट्रोल का ऐलान कर दिया। और बस 2 दिन के अंदर 2 मार्च तक उन्होंने ऐलान कर दिया कि दुश्मन जहाज़ों के लिए ये रास्ता बंद है। नाकाबंदी शुरू हो चुकी थी। मतलब चंद घंटों के अंदर मामला हवाई हमलों से बढ़कर एक पूरी नाकाबंदी तक पहुंच गया। अब जैसे ही ये रास्ता बंद हुआ, इसका सबसे पहला और सबसे जबरदस्त असर पड़ा दुनिया की तेल सप्लाई पर। और ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं था, ये आधुनिक इतिहास का शायद सबसे बड़ा तेल का झटका था। इसकी भयावता को समझने के लिए हमें इतिहास में हुए एक और बड़े तेल संकट से इसकी तुलना करनी होगी। इसकी तुलना करने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है 1973 का मशहूर तेल संकट। कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। 1973 में अरब देशों ने तेल का प्रोडक्शन कम कर दिया था, लेकिन 2026 में जो हुआ वो एकदम अलग था। यहां ईरान ने किसी देश से आने वाले तेल को नहीं, बल्कि उस रास्ते को ही बंद कर दिया था जहां से कई देश अपना तेल भेजते थे। और अब जरा इन आंकड़ों पे गौर कीजिए, ये जो अंतर है वो हैरान कर देने वाला है। 1973 के संकट में मार्केट से हर रोज करीब 4.5 लाख बैरल तेल कम हुआ था, लेकिन 2026 के इस संकट ने हर रोज 2 करोड़ बैरल तेल मार्केट से गायब कर दिया, यानी 4 गुना से भी ज्यादा। ये कमी इतनी बड़ी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इसका नतीजा, मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया। तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल $66 प्रति बैरल पर था, वो सीधे $126 पर पहुंच गया, मतलब लगभग 2 गुना। 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि कीमतें $100 के पार चली गईं। लेकिन कहानी सिर्फ तेल पे खत्म नहीं होती। ये संकट सिर्फ तेल का नहीं था, इसका असर, इसकी लहरें बहुत तेजी से दुनिया के दूसरे जरूरी उद्योगों तक भी पहुंची। इस रास्ते के बंद होने का मतलब था कि एल्यूमिनियम और हीलियम जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई भी रुक गई। लेकिन शायद जो सबसे बड़ा और सबसे डराने वाला असर पड़ा वो था फर्टिलाइजर, यानी उर्वरक पर। एक ऐसी चीज जिस पर पूरी दुनिया का खाना, हमारी फूड सप्लाई निर्भर करती है। दरअसल फारस की खाड़ी का इलाका फर्टिलाइजर के मामले में एक सुपर पावर है। और ये आंकड़े देखिए, दुनिया में जितना भी यूरिया और अमोनिया एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 1/3 हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। तो जब ये रास्ता बंद हुआ तो इसका सीधा असर दुनिया भर के खेतों और किसानों पर पड़ा। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है जो इस संकट को और भी खतरनाक बना देती है। देखिए, तेल के लिए तो देशों के पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स होते हैं, एक इमरजेंसी स्टॉक होता है। लेकिन फर्टिलाइजर के लिए ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय इंतजाम, कोई बैकअप प्लान था ही नहीं।
इसका सीधा मतलब ये था कि आने वाले समय में 2027 तक खाने पीने की चीज़ों की कीमतों पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा था। तो एक तरफ तो ये आर्थिक तबाही थी और दूसरी तरफ इस संकट ने एक बहुत ही पेचीदा जियोपॉलिटिकल यानी भू-राजनीतिक गतिरोध पैदा कर दिया और ईरान ने इस मौके का इस्तेमाल एक नई तरह की विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश में किया। अब हुआ ये कि जब पूरी दुनिया इस संकट से निपटने के रास्ते खोज रही थी, ईरान ने इस संकट को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। कैसे? देखिए, एक तरफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपने रिजर्व से तेल जारी किया ताकि कमी पूरी हो, लेकिन ईरान ने एक सिलेक्टिव नाकाबंदी कर दी। मतलब जो देश उसके दोस्त थे उनके जहाज़ों को जाने दिया। यूएन ने प्रस्ताव पास करके इसकी निंदा की तो ईरान ने कुछ जहाज़ों से निकलने के लिए फीस वसूलनी शुरू कर दी। मतलब उसने न सिर्फ रास्ते को कंट्रोल किया बल्कि उससे पैसा भी कमाना शुरू कर दिया। और ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जिस संकट की वजह ईरान खुद था, उसी संकट से उसकी इकोनॉमी को फायदा हो रहा था। अपने तेल एक्सपोर्ट और दूसरे जहाज़ों से वसूली जाने वाली फीस को मिलाकर ईरान हर रोज़ करीब 14 करोड़ डॉलर कमा रहा था। ये एक हैरान करने वाली बाजी थी। और इस पूरे जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक खेल के बीच में कौन फंसा था? आम लोग। अप्रैल के आखिर तक करीब 20,000 नाविक और 2,000 जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए थे। वो एक ऐसे सैन्य और आर्थिक गतिरोध का हिस्सा बन गए थे जिसका कोई हल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। ये एक बहुत बड़ी मानवीय और लॉजिस्टिकल तबाही थी। ये संकट खत्म तो हुआ, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल छोड़ गया। सवाल ये कि क्या सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़े पानी के एक रास्ते पर हुआ एक झगड़ा पूरी दुनिया के व्यापार और ताकत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकता है? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हम अगले ऐसे संकट